हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने बोल्ड बायो चैनल में। आज यहाँ पे हम जो वीडियो का एक सेशन करेंगे वो सेशन होगा हमारा चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे। ये चैप्टर शुरू से हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। नीट और एम्स जैसे एग्जामों में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जो कि होगा हमारा, ये देखिए, फादर फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन है। ये बहुत बार लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जो चैप फर्स्ट बुक पे है ना, पेज पे वहीं मिलेगा, डेट इज विलियम हार्वे। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और आई थिंक आप इसको याद भी रखिएगा। तो क्लियर हो गया, फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। आज हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसे हम कैसे याद करना है, ये सब बातों पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल इसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, नीट हो, एम्स हो या बोर्ड हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कि जो हमारा हेल्थ है वो किस चीज़ से मेनली इफेक्ट होता है। हेल्थ, तो हेल्थ जो है ना हमारा, एक मिनट में हाईलाइटर ले लो। तो हेल्थ इज मेनली अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो हर जगह आजकल चल रहा है, तो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है। लाइफ स्टाइल जो सेकेंड मोस्ट कॉमन फैक्टर है। ये सब बातें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पे थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी आपका ये है, क्या बोलते हैं, हेल्थ कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो देखा आपने जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हेल्थ होता है, लेकिन इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, मोस्ट कॉमन है। लाइफ स्टाइल की वजह से, मतलब हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादातर अपना रहे हैं। लाइफ स्टाइल में जंक फूड खाना खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं। लाइफ स्टाइल, मतलब आज का ऐसा हो गया है कि लाइफ स्टाइल से ही हमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है लाइफ स्टाइल का, कि जो है कि सेकेंड मोस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है। हेल्थ हेल्थ तो ऐसे बहुत मतलब बार मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन आज फिर आपको बता रहा हूँ। हेल्थ जो है WHO से डिफाइन किया है, जैसे किसी के पास फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, मतलब कि वो इंसान फिजिकली भी ठीक है, सोशल वेलबींग ठीक है, मेंटली भी ठीक है, तो आप उसको जाकर कर सकते हैं हाँ ये कंप्लीट हेल्थ है। ठीक है ना, उसको स्टेट कंप्लीट हेल्थ में आप बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान को समाज ही नहीं है, उसको समाज से कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, कोई समाज के लिए विचारधारा नहीं है, तो वो उसे आप नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके, मतलब आपको कोई बीमारी हो ना हो और एब्सेंस ऑफ डिजीज हो, मतलब आपके अंदर, तभी आप उसको नहीं कर सकते हैं कि यस यू हैव कंप्लीट हेल्थ फिजिकल। नो, complete health physical means that you have physical, mental, social and well-being is all these four things have included। तो बेसिकली देखिए क्या है कि ये हो गया। अब देखिए, गुड हेल्थ को कैसे अचीव करना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन रहे, रेगुलर एक्सरसाइज करें। आपको पता है कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ को अच्छे रखने में। ये भी बात है। उसके बाद क्या है कि गुड हेल्थ केयर का जो अचीव कैसे करना है इसको, उसके लिए आप कुछ कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में। अवेयरनेस अबाउट डिजीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कैसे क्या रखना है। जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना है, तो कोरोना में लोग क्या कर रहे हैं, मास्क वगैरह पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, दूरी बना के रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको भी अवेयर होना चाहिए हर तरह के डिजीज से। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए। अब कचरा है तो कचरा की जगह पे जाकर फेंकें, ये नहीं कि घर में कहीं भी फेंक दिए, कॉर्नर में कहीं फेंक दिए, कहीं भी। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ होता है और इन्फेक्शन होते हैं। बेसिकली ये कंट्रोल ऑफ वेक्टर के, कहीं भी मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन रखें अपने आप को। तो ये सब बात है जो कि आप गुड हेल्थ आप अचीव कर सकते हैं। तो ये स्लाइड को आप अच्छे से देखें और समझें, ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको एकदम जानकारी होनी चाहिए, तब आपको आगे जाके और भी चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। डिजीज कौन समझते हैं? डिजीज हम किसे कहते हैं? तो डिजीज एक उसे कहते हैं जब हमारा बॉडी अच्छे से काम ना करे, ठीक है, और उसमें कुछ आपको साइन एंड सिम्टम दिखने लगे, कुछ ऑर्गन का जो वर्किंग सिस्टम है वो सही ना रहे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कोई वन ऑर्गन काम नहीं करता है, कभी मोर ऑर्गन काम नहीं करता है। उस वक्त हम क्या करते हैं इसे, तब हम समझ जाना चाहिए कि आप कोई ना कोई डिजीज से आपको
अफेक्टेड है। उसके बाद क्या है कि द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन। जो ऑर्गेनिज्म बीमारियां डिजीज करते हैं उन्हें हम पैथोजन्स कहते हैं। पैथोजन कुछ भी हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। डिजीज को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से है? इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज कहने का मतलब वैसा डिजीज जो एक दूसरे से किसी दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, मतलब कि जो डिजीज किसी एक को हुआ है और वो डिजीज किसी और में ट्रांसफर हो जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में टीबी, निमोनिया, HIV। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? वैसा डिजीज जो किसी दूसरे में ट्रांसमिटेड ना हो, इनफैक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से किसी और पर्सन में ना जाए। वैसे उस एक डिजीज का एग्जांपल क्या है? हार्ट है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है। तो अब हम ये स्लाइड अपना देखते हैं। इसमें डिजीज कॉजेज बाय बैक्टीरिया। अब जो डिजीज, वैसे डिजीज के बारे में हमें पढ़ना है जो डिजीज बैक्टीरिया की वजह से हमें होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? एक्चुअली ये इसेमेंट्रिक फीवर भी बोलते हैं टाइफाइड को। और टाइफाइड क्यों होता है? इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? किसके वजह से होता है? तो टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है उसे सैल्मोनेला टाइफाई हम लोग बोलते हैं। तो सैल्मोनेला टाइफाई से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप ध्यान रखें आप इसकी वजह से। ये क्या करता है? सैल्मोनेला टाइफाई अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। उसके बाद क्या करता है? फिर धीरे धीरे माइग्रेट्स करता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के थ्रू, ब्लड में। अब ये मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है ना, कैसे ये हमारे बॉडी में आया, कहीं गए हम अच्छा से, कहीं खाना वगैरह खाएं, फूड वाटर, कहीं का कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का हम ये यूज किए और उसके वहाँ से बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है। कौन बैक्टीरिया आता है? सैल्मोनेला टाइफाई आता है। सिम्टम क्या आएंगे जब आपको ये हो जाएगा टाइफाइड? जब फीवर होगा तो आपको इसका सिम्टम कुछ आएंगे। फीवर रहेगा, आपको वीकनेस हो जाएगी, स्टोमक में पेन भी होगा, थोड़ा सा भूख नहीं लगेगी, सर में भी दर्द होगा, और फिर कुछ कुछ आपको कहीं कहीं बहुत से केसेस में क्या होता है कि टाइफाइड इतने खतरनाक हो जाते हैं, फैटल डेथ भी हो जाते हैं। ठीक है। टाइफाइड फीवर इज कन्फर्म बाय, अब देखिए टाइफाइड फीवर आपको हुआ तो मान लीजिए कैसे हम उसको ये करेंगे, ऐसे थोड़े बोल देंगे भाई कि आपको टाइफाइड फीवर हुआ है। बहुत से फीवर के टाइप्स हैं, तो उसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं जो कि टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। तब हम कहेंगे हाँ आपको ये क्या हुआ है? टाइफाइड हुआ है। तो टाइफाइड इज कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट। ओके। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब ये कितना दिनों में ठीक हो सकता है? ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2 वीक पर, ये 1 से 3 वीक इसे हम लोग मान के चलते हैं, टाइम लग जाता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि इसमें अगर कोई टाइफाइड है, इंफेक्शन टाइफाइड का है, उसे तो हम सिफैक्सिन देते हैं 250 mg का। ये सब एक आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ऐसे में आप कहूँगा कि आप किसी अपने आसपास डॉक्टर से मिले, अगर ऐसा आपके पास केस हो तो। पेंटाओसिड देते हैं 40 mg का, बिफोर ब्रेकफास्ट देते हैं। पैरासीटामोल भी है, इसमें बहुत सी दवाइयाँ हो सकती हैं। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, मैरीमेलन। मैरीमेलन क्या होता है कि कोई भी डिजीज आता है ना तो उसका पता किया जाता है कि आखिर शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी। जैसे कि कोरोना है तो अभी भी लोग कहते हैं चाइना चाइना ने, ठीक है बहुत सारी बात है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये टाइफाइड मैरी मेलन नाम की एक फीमेल थी, वो क्या करती थी? खाना बनाती थी। तो वो उन टाइफाइड मैरी, तो उन्होंने क्या किया कि वो खाना बनाते वक्त कैरी किया इसे, और इन्हें हम कैरियर ऑफ टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा, अभी मैं बोला था ना आपको क्वेश्चन आएगा, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस। आई थिंक आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मालूम चल गया कि विडाल टेस्ट का हम किस चीज़ के लिए डायग्नोसिस करते हैं। यस दैट इज टाइफाइड, वेरी इजी। और ये क्वेश्चन देखिए आपको आश्चर्यचकित होगा जान के, ये क्वेश्चन नीट का। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को किया जा रहा है। अब एक बार और नीट वालों ने पता नहीं क्या रखा है टाइफाइड में, किसी एक बार और क्वेश्चन उठा लिया कि टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है? तो विचेरिया नहीं नहीं, ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये सैल्मोनेला टाइफाइड। तो दिस इज द राइट आंसर। ये हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अब निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो निमोनिया क्या है? सबसे पहले इसके पॉजिटिव एजेंट को देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोनों नाम आप बहुत अच्छा से याद करें, आपको आगे ये सब भूले नहीं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। निमोनिया का टारगेट ऑर्गन क्या होता है? किस चीज़ को ये खराब करता है? एलुलाई ऑफ लंग्स को ये बर्बाद कर देता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका?
मोड ऑफ इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स। कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कोई है जिससे वो निमोनिया, जिसको निमोनिया हुआ है, उसके ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट, उसने किसी जिसमें खाना खाया हो वो बर्तन आप यूज ना करें, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस ना करें, ये सब चांसेस है निमोनिया आपका होने का। कॉमन सिम्टम क्या है इसके? देखिए, फीवर होगा, चिल्स होंगे, आएगा जाएगा फीवर, कफ होंगे, हेडेज होंगे, और सबसे जो वीक प्रॉब्लम माना जाता है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होंगे। सीवियर केसेस में क्या होता है कि लिप्स एंड फिंगर, मतलब कि ओंठ और जो उंगली होता है ना वो नेल्स, और इवन आपको नेल्स नेल्स भी क्या होता है कि ग्रे हो जाता है, ग्रे टू ब्लूइश कलर है। तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम है जो आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं साइन एंड सिम्टम से भी। ये देखिए, अब क्या है कि इसे हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस डिपेंड करता है क्लिनिकल फीचर्स एंड लैब रिपोर्ट्स के पे। इसका क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसको क्या करता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। मान लीजिए उसे सांस वगैरह लेने में दिक्कत है, नोज वगैरह, तो निबुलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन दे देते हैं तब तक, लेकिन इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। भाई वायरस के बारे में पढ़ेंगे, तो वायरस तो आजकल पूरा छाया हुआ है अभी करंट में। तो वायरस पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है बहुत कॉमन है, और इसे उसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है राइनो वायरस होता है। और ये देखिए, ये ऐसा कॉमन कोल्ड जो है ना इंटरनेशनल डिजीज है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। देखिए, कोई कोई बीमारी आपको मैं बता दूं, कोई कोई बीमारियां सिर्फ इंडिया में होती है, कोई श्रीलंका में होती हैं, कोई आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है, लेकिन ये कॉमन कोल्ड जो है ना हर जगह है, इसीलिए इसे हम इंटरनेशनल डिजीज भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि अब इसका मोड ऑफ ट्रांसफेक्शन क्या है? देखिए, डायरेक्ट ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कॉफ, कोई पर्सन आपके पास बैठा है, सीनीज किया, छींका, उसके वायरस आ गए आपके अंदर, आपको हो गया, और उसका आपको ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं करना है, मतलब कि जो पेन यूज कर रहा है, बुक यूज कर रहा है या कप यूज कर रहा है, ये सब चीज़ों ध्यान रखनी चाहिए। सिम्टम क्या आएगा? नेजल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होंगे, फ्लूइड वगैरह नोज से निकलेंगे, शोर्ट थ्रोट होगा, गला सूखा सूखा सा लगेगा, हॉर्नेस हो जाएगा, और कब तो कॉमन सिम्टम है, खांसी तो सबको होता है। तो ये था डिजीज कॉजेज। अब देखिए, इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए आपको मालूम होगा कि आप जब बोलते होंगे कि मुझे सर्दी हुआ है और मुझे दवा लेना है, तो आपके घर वाले ये भी बात बोलते होंगे कि सर्दी की कोई दवा नहीं होती, लेकिन आपको उस वक्त समझ में नहीं आता होगा। लेकिन आई होप कि ये देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि क्यों वो बोलते हैं कि दवा नहीं ले रहे, क्योंकि इसका कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। इफन हाँ, अगर नाक वगैरह जो है डिस्चार्ज हो रहा है, फीलिटी वगैरह, तो हम एक जैलोमेट्री में एक ड्रॉप देते हैं ताकि आप उसे डाल के थोड़ी सी। अब देखिए, डिजीज कॉजेज बाई प्रोटोजोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऐसा डिजीज जो प्रोटोजोन्स की वजह से होता है, तो सबसे पहले आता है मलेरिया। तो मलेरिया क्या है कि इन एंशियंट टाइम देखा गया कि पीपल सोचते थे कि मलेरिया जो होता है बैड एयर की वजह से होता है, गंदी हवा की वजह से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम भी 4 टाइप्स के होते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ये सब तो मतलब कॉमन है ये, लेकिन इसे कुछ ज़्यादा फैटल नहीं है, मतलब कि जानलेवा बीमारी नहीं है तीनों, लेकिन ये फाल्सिफेरम जो है ना मोस्ट डेंजरस है। क्यों है? क्योंकि ये सेरेब्रल जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं सेरेब्रल में, वहाँ जाके ये अटैक कर देता है, तो जिसके वजह से ये फैटल माना जाता है। अब सिम्टम ऑफ मलेरिया, मलेरिया को कैसे, क्या सिम्टम आएगा ये भी समझना जरूरी है। तो क्या होगा? हाई फीवर होगा हर अल्टरनेट डेज, यही तो समझना है मलेरिया में। क्या होगा? कभी आपको 24 आवर के बाद फीवर आएंगे, कभी 48 आवर के बाद फीवर आएंगे, कभी 72 आवर्स के बाद आएंगे, चील होगी, वोमिटिंग भी होगा, थोड़ा सा भूख वगैरह नहीं लगेगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि वेक्टर का कंट्रोल करें, जहाँ कोई भी पानी रुका हुआ हो, यहाँ स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लीजिए इसे। पानी कहीं रुका हुआ आसपास, अपने पानी को रेसिडेंटल एरिया जहाँ आप रहते हैं वहाँ पानी को मतलब स्टैक ना होने दें, एक जगह पर रहने ना दें, उसकी साफ सफाई करवाते रहें। मॉस्किटो, जब भी आप सोएं तो मॉस्किटो नेट का यूज करें। और अगर आपके घर के अगल बगल में तालाब है तो उसमें क्या करें, गम्बूसिया और गप्पी एक फिश होती है, सब मछली की ये टाइप्स है, इसे तालाब में डालें। ये क्या करती है कि जो मॉस्किटो की लार्वा होती है, लार्वा होते हैं जो मॉस्किटो को, उन्हें ये खा जाते हैं। तो जब मॉस्किटो के लार्वा ये खा जाएंगे तो फिर से ना मॉस्किटो बड़े होंगे, ना आपको काटेंगे, और ना आपको मलेरिया हो। इसका ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विनिन दवा बहुत फेमस है, सबको मालूम होगा।
अब ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि क्यूनिन जो होता है वो कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो बार्क ऑफ सिनकोना प्लांट, इसीलिए आप भी इसे ध्यान में रखें। ये लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है कि सपोज दैट आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि आप क्या है कि कहीं गए, गए का मतलब कि आप कहीं किसी फ्रेंड के घर गए, ठीक है, वहाँ गए आप, आपका फ्रेंड बोला कि बैठो नाश्ता वास्ता कर लो उसके बाद जाना। उसके बाद क्या होता है कि उसके घर में कोई मच्छर आया आपको काट लिया, मॉस्किटो आया और आपको काट लिया। तो आपको तो ये थोड़े पता है कि ये मॉस्किटो थोड़े बता के आएगा कि हेलो, हेलो भाई सुनो, मैं ये हूँ, मैं मलेरिया का मॉस्किटो हूँ, मैं तुम्हें काटने हूँ। तो ऐसा थोड़ा है कि वो बता के आएगा, नहीं, मच्छर नॉर्मल है, आपको क्या मालूम है कौन सा मच्छर आ रहा है कौन सा काट रहा है। तो मच्छर आया और आपको काटा, मॉस्किटो काटा, काटा, अब आप थोड़ा सा उसको मारे वगैरह, उसने तो इंजेक्ट कर दिया, बोले कि अरे चलो, अब आप अपने घर पे गए। उसके बाद क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा साइन एंड सिम्टम आएगा जो मैं आपको बताऊँ। तो आपको थोड़े मालूम है कि हम कहाँ गए थे, कहाँ आए, कहाँ काटा, राइट। तो क्या होता है, अब फिगर में देखेंगे तो आप देखिए कैसे ये फैलता है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपको काटा, ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो जिस आप फ्रेंड के घर गए थे, मान लीजिए कि उसको नहीं काटा लेकिन आपको काटा ना, तो ये हमें मालूम नहीं होता है कि कौन से मॉस्किटो कब काटते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मॉस्किटो को आसपास ना रहने दे। देखिए बहुत से नॉर्मल मॉस्किटो भी होते हैं, क्विलेक्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे की क्या होता है कि वो फिलेराइसिस में भी आपको मॉस्किटो का ही देखने को मिलने मिलता है। तो जब भी क्या है कि देखिए जो स्पोरोजाइट्स है ना, ये मॉस्किटो इंजेक्ट जब काटेगा ना तो वो एक स्पोरोजाइट उसमें छोड़ देगा आपके हाथ में काटा, ठीक है। अब आया बॉडी में, आया 2-4 दिन बॉडी में लगा रहे यार, फिर अपने नंबर्स को ये बढ़ा लेगा उसके अंदर, बोला अरे सुनो, यहाँ जो है खाना पीने का चीज़ ही नहीं मिल रहा है, बढ़िया नहीं, अब हम लोग कहाँ चले बॉडी से। तो ये लोग बोलेगा अरे देखो लीवर के पास चलते हैं, अब अरे वाह लीवर तो पूरा ब्लड, यहाँ पूरा इसे मिलेगा खाना बढ़िया से। अब स्पोरोजाइट जो है पैरासाइट वो आएगा ब्लड के थ्रू आ जाएगा लीवर में आपके पास, अब आएगा यहाँ पे लीवर में आएगा, नंबर नंबर खूब बढ़ाएगा अपना। और क्या होगा कि एक बैग इसमें ये जो होगा ना, ये पैरासाइट देखिए यहाँ पे सेक्सुअली इन लीवर सेल, ये लोग अपने नंबर को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके ये प्लाज्मोडियम अपने नंबर नंबर को बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग ब्लड सेल एंड कॉजिंग सिम्टम। और जैसे ही क्या हुआ कि अब तो अंदर चला गया, रहा फिरा भी, और फिर उसके बाद गया लीवर वगैरह में अपना सेक्सुअली प्रोसेस किया। उसके बाद क्या हुआ कि आपको धीरे धीरे अब सिम्टम आना शुरू होंगे इसके, कि हाँ आपको ये होगा, ये जो सिम्टम अभी मैं आपको बताया, और इस तरह से करके ये हमारे अंदर चले आते हैं होस्टिंग में। अब इन लोग का सेक्सुअल स्टेज क्या होता है कि ये लोग देखिए कैसे गेमिटोसाइट, इनका गैमेट्स होता है मेल एंड फीमेल का, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो जो है आपको ब्लड ब्लड में जो मील करेगी वो आ जाएगा यहाँ, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इंटेस्टाइन के थ्रू, और फिर ये एक साइकिल है, प्रोसेस चलता रहता है। मेन क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कहाँ से आता है कि कौन सा वो जब बाइट करता है मॉस्किटो तो स्पोरोजोइट्स जो है मेन, ये आपको क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अगला, अब एम्बी एम्बियाबिस देखते हैं। ओहो, ठीक है, इसको हम एमियोबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, एंड एमिबा हिस्टोलिका जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट है। ये लोग क्या करते हैं आरबीसी पे फिट करते हैं, म्यूकोसा पे, सब म्यूकोसा क्लोन पे यहाँ ये वगैरह फिट करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है ना इसका, कि कोई हाउस फ्लाई है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हाउस फ्लाई है जो कि मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है, ट्रांसमिट करती है पैरासाइट को फीकल मैटर से इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड प्रोडक्ट। मान लीजिए आप फूड वगैरह खाना खाते हैं, उसमें इसका हाउस फ्लाई जाके वो उसके कैरियर को एक हेल्दी अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में लाके ये छोड़ देती है। और इसकी वजह से आप कई बार मिलाए होंगे कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग, आप पानी वगैरह भी पी रहे हैं, फेशियल मैटर भी है, मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यही होता है। सिम्टम क्या है, भूख वगैरह नहीं लगेगा, हाँ पेट में ये मेन सिम्टम है कि एब्डोमिनल क्रैम्प एंड पेन, कि जो आपका स्टमक है उसमें थोड़ा सा क्रैम्प वगैरह लगेगा। हाँ जब आपकी स्टूल्स जो होंगी ना, स्टूल उसमें क्या होगा कि ब्लड क्लॉट हो जाएंगे, ब्लड थक्का थक्का सा आएगा, एक्सेस म्यूकस होगा। और इसकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी घबराने की,
इसमें भी एक दवा चलती है मेट्रिनिडाजोल 400 mg का बीडी 3.5 दिन पहले, और पेंटेप्राजोल बिफोर ब्रेकफास्ट दिया जाता है। अब वो एसिडिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एस्कैरिसिस एस्कैरिस के द्वारा होता है। तो इसमें इसका पॉजिटिव पॉजिटिव एजेंट जो है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स होता है, और ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन जो होता है इंसान को उसे मेन इफेक्ट करता है। कैसे ट्रांसमिटेड होता है, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा। तो वेजिटेबल आप जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत लोगों की आदत होती है वेजिटेबल इसीलिए बोला जाता है कि आप जहाँ से भी बाहर से भी कुछ भी वेजिटेबल वगैरह ला रहे हैं तो उसे पहले धो लें, यही वजह होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं धोते हैं, ऐसे बहुत लोग भी हैं, मैं बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं धोते वगैरह है, ऐसे ही खा लिए। उसके बाद क्या होगा, वेजिटेबल पे उसके ये रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, आएगा बैठा है चुपके से, जैसे ही आपने खाया कुछ दिन बाद अपना सिम्टम दिखाना चालू करेगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, और मेन क्या करेगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज कर देगा। लो खत्म कहानी। एल्फेंथिसिस और फिलियरेसिस क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा इसे बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके पॉजिटिव एजेंट ये आपको जरूर याद होना चाहिए, यूचेरिया ब्रांकोरोप्टाई और यूचेरिया मलाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्विलेक्स मॉस्किटो आते हैं, और ये देखिए मैं बोला ना किस प्रकार के मॉस्किटो है, मैं आपको बताया जब मैं आपको मलेरिया बता रहा था, तो आप मॉस्किटो को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन मॉस्किटो कब काट रहा है और क्या हो जाए, इसकी वजह से आप वेक्टर कंट्रोल ऑफ वेक्टर करना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए क्यूलर काटी तो फीमेल ही, आपको पता ही है। तो इसमें क्या है कि अफेक्ट ये क्या करता है, मेन फिलियरेसिस लोअर लिम्स को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। सिम्टम क्या है कि जो लोअर लिम्फेटिक वेसल होगा ना, कॉज अपीयरेंस ऑफ एलिफेंट, हाथी की पैर की तरह आपका पैर फूल जाएगा, ठीक है, और स्वेलिंग हो जाएगा, जेनाइटल ऑर्गन में पूरा स्वेलिंग हो जाएगा। और इसका क्या है कि हम लोग सर्जरी, इसका एक ही उपाय सर्जरी कर सकते हैं। आप फिगर में भी इसको देखें कैसे, एक जो लड़का है जो बैठा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन दिया हुआ है कि देखना कैसा उसका मतलब कि अजब का, मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे एलिफेंट के पैर की तरह उसका पैर हो गया है। देखिए ये रिंगवर्म है और फंगी यहाँ बताया, तो ह्यूमन में वो क्या करता है, दैट इज फंगी। तो क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा भारी नहीं आते हैं, बस ये है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, या आप जिससे भी पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, कहाँ तक नहीं हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी तो 2020 और 21 में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी के मुंह से आप इम्यूनिटी इम्यूनिटी की सुनते हैं। तो देखिए इम्यूनिटी मैं पहले भी एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ, बेटर होगा कि आप वो ये देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखें ताकि इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर है, और वहाँ पे एक ऐसे चैट से समझाया गया इम्यूनिटी को ताकि आपको जल्द समझ में आए, लेकिन फिर भी आप यहाँ भी समझने की कोशिश कीजिए, आइए को समझ में आ जाएगा कि जो आपकी ओवरऑल एक जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है ना डिजीज से लड़ने की, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, और जिस सिस्टम से लड़ते हैं इम्यून सिस्टम, उसके हेल्प से हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है कि ये बाई बर्थ आप लेते हैं, जैसे ही आपका जन्म हुआ वैसे वैसे आपके साथ आएगा। इनिटेड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ये इनिटेड इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब कि जैसे कि ये टीबी के वायरस आपके अंदर जब आएंगे तो ये पहचान नहीं पाएगा पहली बार में कि ये टीबी के वायरस है, या फिर किस चीज़ के वायरस है, इसीलिए नॉन स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये बाई बर्थ आता है। और देखिए इनिटेड इम्यूनिटी जो होता है तो वेरियस वेरियस प्रकार के इसके पास बैरियर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को आपके बॉडी में। तो इनिटेड इम्यूनिटी कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, आगे हम आपको बताते हैं कि 4 टाइप्स के बैरियर इसके क्या है। इनेट इम्यूनिटी मैं आपको यहाँ पढ़ाया था अभी, देखिए उसमें देखिए यहाँ मिला आपको टीयर फ्रॉम आई, तो देख रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स ये इन लोगों ने साइकोलॉजिकल बैरियर पूछ रहा है कि बताइए साइकोलॉजी और जो साइकोलॉजिकल जो बैरियर है वो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन बॉडी में कैसे रोकता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम देखते हैं क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ना, एक मिनट में अपना हाईलाइटर ले लूँ ताकि आपको आसानी होगा देखने में। तो हाई ये देखिए, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है कि पैथोजन जो है इसके स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैसा इम्यूनिटी जो आपने जन्म लेने के बाद लिया, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब कि टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर आएगा तो ये पहचान लेगा हाँ ये टीबी का बैक्टीरिया, ऐसे याद रहता है, मेमोरीज कर लिया रहता है। आवर बॉडी व्हेन इट्स इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, मान लीजिए कि हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम कोई भी मतलब कि आ रहा है, जैसे कि कोई भी वायरस आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आ रहा है, तो उस पर क्या करता है हमारा बॉडी, प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स उतना खास रिस्पॉन्स नहीं, मतलब स्लो करता है, इसीलिए लिखा गया स्लो रिस्पॉन्स, लो इंटेंसिटी। अब पहली बार किया तो भाई सिंपल बात है, बॉडी को कुछ मालूम था नहीं, इसके वजह से स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। सेकेंडरी में क्या हुआ, सेकेंडरी टाइम करेगा तो फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, पकड़ लेगा उसको, ये तो पहले आ चुका है ना एक बार, फिर हाई इंटेंसिटी करेगा। और ये सब होता क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है, और उस लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, दूसरा हो गया हमारा टी लिम्फोसाइट। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ना एंटीबॉडी का, इसके पास क्या होते हैं हमारा कि 4 पेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है, 2 लॉन्ग चेन्स होते हैं, 2 शॉर्ट चेन्स होते हैं, और अरेंज इन वाई सेपरेट स्ट्रक्चर। अब बताइए क्वेश्चन कहीं आ जाए कि बताइए कि ये एंटीबॉडी का वाई सेप क्यों है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग हैवी चेन्स जो है उसके वजह से है, हैवी चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस। क्वेश्चन आया भी है बहुत बार, जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप आगे प्रॉब्लम ना हो। कि कोई स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी से क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि एंटीबॉडी का वाई शेप का क्यों होता है, तो यार सिंपल है ना कि हेवी चेन की वजह से इसका जो है वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है। एक H2 और L2 ऐसा क्यों कहते हैं, 2 हेवी चेन है और 2 लॉन्ग लाइट चेन है, सॉरी लॉन्ग चेन वाला लाइट चेन है, यहाँ पे देख लेगा। और एंटीबॉडी जो है उसको हम इम्यूनोग्लोबिन आईजी भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस, आगे बता। अब देखिए कि चैट मतलब इसमें आप जितना भी टाइप 5 टाइप का है, तो देखिए आईजीएम जो है ना, आईजीएम जो एंटीबॉडी है, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टू अ माइक्रोबियल अटैक बाय बी सेल, ठीक है। इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीजेनिक साइट्स ऑन इट्स सरफेस, देयरफॉर फैसिलिटेट एफिशिएंट एक्टिवेशन इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आईजीएम। आईजीजी जो है कि एक प्लेसेंटा के थ्रू फीटस, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाता है और प्रोटेक्ट इन्फेंट अंटिल इट्स बर्थ। बच्चे को देखिए, बच्चे को तब तक बचाता रहता है, मतलब वायरस आई मीन माइक्रोब से, जब तक कि ये उसका बर्थ नहीं हो जाए, ठीक है। इट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटिक एंड प्रोवाइड इम्यून टू द डेवलपिंग फीटस। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये आईजीए। आईजीए यूजुअली फाउंड इन लिक्विड सच एज ब्रेस्ट मिल्क। हाँ, जो भी ब्रेस्ट मिल्क होता है, जब पहला बार बच्चा का बर्थ होता है, और जो माँ के ब्रेस्ट से जो माँ के ब्रेस्ट से जो मिल्क आते हैं, उस मिल्क में ये आईजीए कंटेंट रहता है, ठीक है। डेट इज ऑल्सो हम लोग इसे कोलोस्ट्रम भी बोलते हैं, और ये सलाइवा में भी कुछ पाया जाता है इंटेस्टाइन में। लेकिन आईजीए जो होता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्ट इन्फेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट फ्रॉम माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलोस्ट्रम होता है। आईजीडी इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल, ठीक है। और आईजीई जो है कि आईजीई ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि रिस्पायरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा की एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या है, देखिए इम्यून रिस्पॉन्स, साथ में क्वेश्चन भी है, कोई नहीं क्वेश्चन भी करेंगे। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप के, ठीक है। एक हो गया सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा हो गया ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, यही तो हमें पढ़ना भी है और समझना भी है। देखिए सीएमआई मतलब इसका शॉर्टकट नाम मैं रखता हूँ सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का। सीएमआई में क्या है कि टी सेल एक्टिवेट हो गया। अब एच आई ह्यूमरल में क्या है कि बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड हो रहा है। अब ये कब एक्टिवेटेड होता है, बताइए सीएमआई कब एक्टिवेटेड होता है। इट एक्टिवेट कब होता है, जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब कि आई को ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लीवर का करते हैं, एटीसी वगैरह, ठीक है। अब ये कब होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ये जब आपको फीवर आता है या अदर कोई बीमारी आता है तब ये एक्टिवेट होता है। और क्वेश्चन भी पहले इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब ये जो सीएमआई का है, तो मान लीजिए आपको ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो ये हम लोग साइक्लोस्पिरिन इंजेक्शन भी आता है दे देते हैं,
ताकि आपका टी लिम्फोसाइट जो है समझ सो जाएगा, ताकि हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये हायर लेवल की बात है, आपको जब आप और भी आगे फर्दर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको पता जाएगा, बस अभी आपको याद रखना है। साइक्लोस्पिरिन एक हम लोग जानते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के वजह से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया कि द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द बॉडी इज कैरीड आउट बाय, देखा क्वेश्चन कैसे आया। अब देखिए सीएमआई की बात हो रही है, तो सीएमआई में क्या एक्टिवेट हो रहा है, आप मैं आपको दिखा दूं एक बार। सीएमआई में देखें अभी यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे क्या एक्टिवेटेड हो रहा है सीएमआई में, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और यही इन्होंने पूछ दिया क्वेश्चन, बताइए भैया कि बताओ बताओ भाई, कितना आसान क्वेश्चन कि कौन सा कैरियर होता है। अब देखिए, अब तो बी लिम्फोसाइट बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट में तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में एक्टिवेट हो रहा है ना, इसके वजह से हम उसको उसको नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए ये नीट का क्वेश्चन है, और देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो मेन बेसिकली क्या है कि आपको पहले खूब अच्छे से कोई भी टॉपिक को पढ़ें समझें, क्या नोट्स है, आपके नोट्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके नोट्स कैसे हैं, कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा है। ये नहीं कि पूरा मतलब नोट्स से भर दिया, नोट्स को सजा दिया और काम को उसमें भी चीज नहीं। इसीलिए मैं आपको जितना भी नोट्स वगैरह बनाता हूँ, देखता हूँ, सब चीज़ों को देख कर बनाता हूँ, ताकि आपको इसे बहुत हेल्प मिले और आपका पूरा का भरपूर फायदा भी हो आपको फर्दर एग्जाम में। कि ये जो है आपको इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि दे आर स्लो इन नेचर, ये नेचर में स्लो होता है, इट टेक टाइम टू गिव द फुल इफेक्ट रिस्पॉन्स। अब ये टाइम वगैरह भी लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या बोलते हैं आपको कि टाइम भी लेते हैं, फुल रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि बहुत जल्द आपको काम कर जाता है। ये रेडीमेड एंटीबॉडी है जो डायरेक्ट पेशेंट के अंदर फॉरगेन एजेंट को दिए डाल, जैसे कि कोलोस्ट्रम है, कोलोस्ट्रम आई है। वो क्वेश्चन आया फिर, कोई बात नहीं। द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सेक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड्स टू द मदर ड्यूरिंग इनिशियल, मैं आपको बताया था ना कि जब बच्चा पैदा होता है और जब भी माँ के मिल्क जो लैक्टेशन डेज होते हैं उसमें इवेंटेड एंटीबॉडी आईजीए प्रोटेक्ट द इन्फेंट, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड, देखा। अब आईजीए में बताया और आईजीए का इम्यूनिटी का टाइप पूछ लिया है, देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन है। तो अभी तो मैं बताया ना आपको कि ये पैसिव इम्यूनिटी, ये भी देखिए 2020 का क्वेश्चन, देखिए कितना रिसेंटली में क्वेश्चन है, आप समझ, वो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसीलिए मैं सब चीज़ आपको आपके आंखों के सामने खोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के नहीं होते हैं, एक दो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पहले हमारा मेन प्रायोरिटी जो है हम एनसीईआरटी पे फोकस करें, एनसीईआरटी से बेसिक अपना कोई ये नोट्स बनाएं, और यहाँ भी आप पढ़ें, सही से पढ़ें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं जितने से मेरे होने वाला है मैं तो आपको कोशिश कर ही रहा हूँ। तो देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी से पैसिव इम्यूनिटी से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो वैक्सीन वगैरह जो है हम लोग के अंदर क्यों दिए जाते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वैक्सीन को हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के अगेंस्ट में, ताकि ये न्यूट्रलाइज कर दे पैथोजन जो हमारे अंदर आएंगे, वो इन्फेक्शन हमारे अंदर ना कर। कोरोना वरोना का जो दिया जा रहा है उसी तरह से हर बीमारी की वैक्सीन होती है। वैक्सीन जो होता है डीड और वीकेंड पैथोजन होते हैं जो उनको हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए ना, परफॉर्म एंटीजन अगेंस्ट स्नेक वेनम, सांप को काट लेता है तो देखते हैं सांप का आपको दे दिया जाता है ताकि वो फर्दर वायरल ये ना करे। तो देख रहे हैं यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं कैसे एक इसे वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो अब एलर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एलर्जी क्या है। तो एलर्जी जो है ना मेन, तो मान लीजिए कि हाइपर सेंसिटिवनेस हो गया, मतलब आप कहीं इन्वायरमेंट जो है आपका बाहर आप निकल उगल रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है सर्टेन एंटीजन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो उसके वजह से आपके अंदर हाइपर सेंसिटिवनेस आ गया। तो अब मेन है कि वो हम समझते हैं कि एलर्जन क्या होते हैं, ठीक है। जो एलर्जन वैसे सब्सटेंस है ना जो कि आपको एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसके भी एलर्जन के भी टाइप्स हो सकते हैं, माइट्स इंडस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन से भी बहुत लोगों को एलर्जी हो जाता है, एनिमल्स डेंडर वगैरह है, कॉस्मेटिक बहुत लोगों को कोई क्रीम बर्दाश्त नहीं होता है, कोई आप परफ्यूम वगैरह लगा दे तो उन्हें एलर्जी हो जाती है बहुत चीज़ों से। तो ये सब रीजन है एलर्जी का। बहुत लोगों को गर्मी से एलर्जी हो जाती है, उनकी बॉडी में इचिंग होने लगती है। तो एलर्जी ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक, उसमें क्या होता है कि हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जो होता है ना फ्रॉम मस्टिल से ये रिलीज हो जाते हैं। और एंटीबॉडी एज टोल्ड दीज आर ऑफ आईजीई टाइप का, मैं आपको पहले भी स्लाइड में बता दूंगा जब मैं आपको एंटीबॉडी पढ़ा रहा था। अब सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन क्या है ना, कि
जब आपको एलर्जी होगा तो इसका सिम्टम क्या आएगा, स्नीजी हो जाएंगे, वाइट आँख से पानी बहेगा, रनिंग नोज, नाक में भी लगातार रन करेगा पानी, सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम होगी। और पेशेंट्स को डायग्नोसिस किया जाता है इंजेक्टिंग और एक्सपोजिंग द पेशेंट वेरियस वर्ड, कुछ डोज उसको एलर्जन दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रल करे, इन्फेक्शन ज़्यादा आपके अंदर ना हो। और ड्रग्स लाइक कैसे उसको ड्रग्स देते हैं हम लोग, एंटी हिस्टामिन चलाते हैं, ठीक है ना। तो एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी, ये सब जाके जो सिम्टम है एलर्जी का कुछ कम करे ताकि आपको कुछ रिलीफ। यूजेज ऑफ एंटी हिस्टामिन देखे, फिर क्वेश्चन आ गया ना, यूजेज ऑफ एंटी हिस्टामिन एंड स्टेरॉइड गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम। आप खुद बताइए कि ये जो आप अगर एंटी हिस्टामिन का यूज कर रहे हैं, मैं बताया आपको एंटी हिस्टामिन क्या है, तो एंटी हिस्टामिन का जब आप यूज कर रहे हैं और कुछ आपको स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तो आपको उससे किस चीज़ से रिलीफ मिलेगा ये बताना है। कब से मिलेगा, क्या है, सर्दी से, हेडेक से मिलेगा, सर दर्द से नहीं, नोजिया से नहीं, यस दैट इज एलर्जी। और ये भी क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये नीट 2009 का क्वेश्चन है। लेकिन मेन है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ये समझना है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एलर्जी भी हमने खत्म कर लिया। और ये हमारा आई थिंक लास्ट स्लाइड है, ठीक है। और आगे हम जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम इसे एक पार्ट 1 बनाते हैं ताकि जो भी लोग आए जल्द से देखें इसे और समझने की कोशिश करें। आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद जहाँ तक अभी मैंने एलर्जी तक पढ़ा है, आपको एलर्जी तक क्या करना है, आपको पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। और जो भी आपके पास एमसीक्यू वगैरह का बुक रखे हैं, नीट का क्वेश्चन बैंक रखे हैं, या फिर तो ह्यूमन हेल्थ एंड चैप्टर से आप एमसीक्यू कर लगाएं, देखें कितना आपसे क्वेश्चन हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। तब तक बहुत जल्द ही हम आपसे मिलते हैं फिर से इसके पार्ट 2 में। तो आप कमेंट वगैरह करके बताइएगा, कैसे आपको रेट रिव्यू भी दे दीजिएगा कि क्या आपका कितना चैप्टर ये क्लियर हुआ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कितना इजी लगा, कितना कैसा भी रहा, टीचिंग स्टाइल कैसा रहा। तो ये आप ज़रूर रेट एंड रिव्यू करें, और जितना हो सके लाइक कमेंट वगैरह शेयर जो है आप अपने फ्रेंड के साथ करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।